एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मैनोस्फीयर के बारे में। जैसे कि आप सभी फेमिनिज्म के बारे में जानते हो कि ये महिलाओं के जो अपनी इच्छाएं, अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वैसे ही एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मैनोस्फीयर। और ये जो मैनोस्फीयर है ना, ये आजकल के युवाओं में हीन भावना पैदा कर रहा है महिलाओं के प्रति। ठीक है, अब जैसे हम फेमिनिज्म देखते हैं, लोग फेमिनिज्म का अर्थ बहुत अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कुछ का तो फेमिनिज्म का अर्थ ही यही होता है कि हमें लड़कों को नीचे ही झुकाना है। ठीक है, उसको वो फेमिनिज्म समझ लेते हैं। जबकि फेमिनिज्म का अर्थ ये नहीं है कि भाई आपको अगर आपने किसी को एक गिलास पानी दे दिया है किसी पुरुष को, तो वहां पर आप फेमिनिस्ट हो गई, आप उसे एक्सपेक्ट करने लगी यार तुम मुझे क्यों पानी नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें, दैट इज नॉट कॉल्ड फेमिनिज्म। ठीक है, वैसे ही ये एक मैनोस्फीयर का चलन चल गया। अब ये मैनोस्फीयर में क्या है कि ऐसे ही पुरुषों के अंदरहीन भावना पैदा करी जाती है महिलाओं को लेकर के। ठीक है, जैसे हम देखा मिसेस मूवी आई, मिसेस मूवी जिसने जिसने देखी वो इंसान अपने पार्टनर के साथ अलग तरीके से बिहेव करने लगा। सो इट्स नॉट लाइक कि सबके साथ वही हो रहा होगा, कुछ लोगों की घर की सिचुएशन अच्छी ही होगी ना। तो वैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हर पुरुष खराब होते हैं और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सारी महिलाएं भी खराब होती हैं। ठीक है, सो मैनोस्फीयर एजुकेटिंग young people about online misinformation is a must। और यहाँ पर जो यंग बच्चे हैं इस मैनोस्फीयर को ज्वाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको ये बताऊं, और एक विचारधारा है ऑनलाइन जिसको लोग फॉलो करते हैं, उससे एजुकेशन ले रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे समाज में नकारात्मक प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। आज के आधुनिक समाज में मैनोस्फीयर युवा विचारधारा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खतरा बनता जा रहा है, जिससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब ये क्या हो जाता है, तो ये घटना है आज से 3 साल पहले केरला में। एक जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चे में ऑब्जर्व कैसे करी कि वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, ठीक है, और खाना खा रहे थे। तो उनके फादर जो हैं उन्होंने उस दिन खाना वगैरह कुछ बनाया था और वो सर्व कर रहे थे वहाँ पर, और बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि आज मैंने अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया है। तो देयर इज सम मिस इन्फॉर्मेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, कुछ चीज़ें हुई होंगी और थोड़ी सी बात हुई होगी। तो उनका जो बच्चा था ना, वो टेबल पर हंसने लगा कि पापा आपको इस पर गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। मतलब उसका कहने का मतलब था कि आपने जो खाना बनाया इस पे आप जो प्राउड फील करो, ये प्राउड करने वाली बात नहीं है, ये काम महिलाओं का है, किचन में पुरुष नहीं जाते हैं। तो इस तरीके की जब उन्होंने बात सुनी उस 10 साल के बच्चे की, कि उसके माइंड में ये थॉट आ कहां से रहे हैं, और वो 10-12 साल का बच्चा था जो इन सारी चीज़ों को देख रहा था, सुन रहा था, और उसके माइंड में ये जो विचारधारा है वो डेवलप होती जा रही थी कि आप पुरुष होकर के किचन में गए, आपने खाना बनाया, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ प्राउड फील करने वाली नहीं है, आप जो हैं वो अल्फा मेल नहीं है। इस तरीके की विचारधारा बिल्ड हो रही है। और हम क्या बात करते हैं, हम तो समानता की बात करते हैं। तो ये जो दकियानुसी सोच है, जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये तो हम बहुत एंशिएंट टाइम में देखते थे, लेकिन नहीं, ये आज भी मौजूद है। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े आपके कुछ, जैसे महिला लेखक होती हैं वैसे ही पुरुष लेखक है जिसके बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए इसको अब डिटेल में हम समझते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। ये एक ऑनलाइन समुदाय है, तो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, ऑनलाइन समुदाय हो जाता है, जो पुरुषों के मुद्दों और पुरुषत्व से संबंधित जो भी चर्चाएं होती हैं उनके लिए एक जगह प्रदान करता है। तो जो भी पुरुष अपने आप को ऐसा फील करवाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं दैट आई एम अ मैन, आई कैन डू दिस, आई कैन फलाना फलाना फलाना, सो उनके लिए एक जगह हो जाती है जहां पर पुरुषों से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। इसमें विभिन्न विचारधाराएं और समूह शामिल होते हैं जो पुरुषों से संबंधित चीज़ों का समर्थन करते हैं। इसमें पुरुष की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रिश्ते उनके कैसे होने चाहिए, रिश्तों में पुरुषों को कैसा होना चाहिए, समाज में पुरुषों का स्थान क्या होना चाहिए, सेक्स के बारे में वहां पर पुरुषों की क्या जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, मानसिकता कैसी होनी चाहिए, अगर आप पुरुष हो तो आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें, स्वास्थ्य जो है वो पुरुषों का कैसा होना चाहिए, इन पर बात करी जाती है। और इन सभी जगहों पर महिलाओं को कमतर बताया जाता है और कहा जाता है आपको सुपीरियर फील करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैनोस्फीयर एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग ऑनलाइन समुदायों, समूहों, मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवन जो आंदोलनकारी होते हैं, पुरुषों के हक की जो बात करते हैं और विश्वास प्रणालियों में शिथिल रूप से परस्पर जो जुड़े नेटवर्क हैं, इसका वर्णन करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो अगर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप में से जितने भी पुरुष मुझे देख रहे हैं और इस मैनोस्फीयर वर्ड को वो पहले से जानते थे या आज ही उनको नॉलेज मिला है, तो आप जाकर के इसके बारे में सर्च कर सकते हो और इससे जुड़ी जो विचारधाराएं हैं, बहुत ही एक कट्टर जो विचारधारा है ना, जैसे कि उस बच्चे ने सीखा कि जो
पुरुष होते हैं वो किचन में नहीं जाते हैं, पापा आपने कोई बहुत अच्छा काम थोड़ी ना किया है खाना बनाकर, ये काम मम्मी का है और ये मम्मी को करना चाहिए था। तो आप देखोगे कि कैसे कैसे यहाँ पर माइंड को पूरी तरीके से वैनिश किया जा रहा है। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न समूह शामिल हैं, जिसमें आप देखोगे इंसेल, पिकअप आर्टिस्ट, पुरुष अधिकार कार्यकर्ता, अपने रास्ते पर चलने वाले पुरुष, ट्रोल और बहुत कुछ इसमें शामिल है। ये खतरनाक है क्योंकि ये विशाल फैले हुए नेटवर्क जिनके सदस्यों की संख्या लाखों में, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगी, इसको सबसे ज्यादा तो फॉलो करते हैं ना इंडियंस करते हैं, इसीलिए चर्चा का विषय है और इसीलिए हम इसे बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये दुनिया भर में लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एक हिंसक रूप से महिला विरोधी विचारधारा ये लोग फैला रहे हैं, जिसमें ये विश्वास भी शामिल है। ठीक है, चलो अब मैं बताऊंगी इसमें से कुछ कुछ लोगों के नाम जो इस तरीके से काम करते हैं और मैनोस्फेयर का जो इतिहास रहा है वो कैसे आया। मैनोस्फेयर ऐसा नहीं है कि बहुत संगठन बनाया गया और वो आ गया, नहीं, ये शुरू से ऑनलाइन ही है। आप देखोगे शुरू से जो इसमें चीजें, जैसे हमने ऑनलाइन एक ग्रुप बना देते हैं, पोस्ट करते रहते हैं और फिर ग्रुप फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाए, हमारा चलने लगे, पेज काम करने लगे, काम कर रहा है, तो वैसे ही ये मैनोस्फेयर है। इसकी उत्पत्ति आपकी 2000 के दशक में हुई थी, इंटरनेट पर ही हुई थी। ठीक है, जब पुरुषों के मुद्दों पर चर्चा करने वाले ब्लॉग और फोरम सामने आए थे और तब से इसमें ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, पुरुषों से संबंधित जो विचारधाराएं हैं वो पोस्ट की जाती है और लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभावित होते हैं और फॉलो भी करते हैं। ठीक है, इन मंचों पर पुरुष अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे मैं एक महिला हूं, अब जब मैं किसी महिला से बात करूंगी तो मैं महिलाओं की क्या समस्या होती है उनके बारे में चर्चा करूंगी, महिलाओं को लेकर के क्या चीजें प्रताड़ित किए जा रहा है, उनको उनके लिए आवाज उठाई जा रही है, मैं उनके बारे में बात करूंगी। राइट, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, पुरुषों के जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके बारे में बात की जाती है कि भैया पुरुष का स्थान जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, ये सारी चीजें बात की जाती है। ठीक है, और उन मुद्दों को हल करने के लिए यहाँ पर सलाह भी मिलती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सलाह दी जाती है वो बहुत ही भयावह कई बार साबित होती है। समय के साथ साथ इन समूहों ने एक समुदाय का रूप ले लिया, बिकॉज 2000 हम देखते हैं तब से शुरू हुआ, इंटरनेट पे ही इसकी स्टार्टिंग हुई और अभी 25 साल हो गए हैं। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो धीरे से एक छोटा सा ग्रुप शुरू हुआ था जस्ट अ ब्लॉग से, ये अब एक समुदाय बन गया है, इसको बड़े लोग फॉलो करते हैं, जिसमें पुरुषों के मुद्दे पर चर्चा की जाती है, लेकिन इसके साथ ही विवादग्रस्त और असहमति वाले दृष्टिकोण भी इसमें सामने आए हैं जिन पर ये लोग बातचीत करते हैं। मैनोस्फीयर में प्रमुख विचारधाराएं और समूह क्या हो जाते हैं, यानी कि किन विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, चलो ये समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्सिया या फिर रेड पिल की। देखिए, रेड पिल का विचार मुख्य रूप से दिवाला आदमी, जिसको अल्फा मेल या फिर पुरुषों के लिए अपनी शक्ति और नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये लोग बताते हैं कि कैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है एंड यू आर जस्ट लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, सख्त मर्द या फिर इस तरीके से वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उनमें कैसे हम अपनी शक्ति जो है, पुरुषों की जो शक्ति है उसको वापस से पाएं और कैसे हम महिलाओं पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर पाएं। ठीक है, रेड पिल को पारंपरिक पुरुषत्व की बहाली के रूप में देखा जाता है। इसे प्लूटो और ब्लू पिल के साथ तुलना की जाती है, जो मानता है कि समाज पुरुषों को उनके प्राकृतिक स्थान से हटा देता है। ठीक है, कि जो उनका प्राकृतिक स्थान है वो होना चाहिए, यानी कि ये हम पुरुषत्व, क्या हमारे यहाँ तो वैसे भी पुरुष समाज ही है यार, हम कहाँ कह रहे हैं हमारे यहाँ महिला समाज है। तो ये बातें उनके लिए कही जा रही है, पश्चिमी देशों के लिए, जहाँ पर जो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है वो नहीं है, लेकिन इंडिया में तो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था शुरुआत से है और आज भी चली आ रही है, धीरे धीरे कमजोर जरूर हो रही है। ठीक, तो ये उसका समर्थन करते हैं कि समाज में पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। इसके समर्थक मानते हैं कि पुरुषों को महिलाओं के प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपनी मानसिकता को रेड पिल यानी कि सच्चाई का सामना करने से बदलना चाहिए, हमें महिलाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये वही है सख्त मर्द वाली चीज जो इसमें कही गई है, नहीं तो हमें महिलाओं से प्रभावित नहीं होना है, महिलाओं की बातों को नहीं सुनना है, हमारे जो अपने पॉइंट्स हैं उनको हमें रखना है और अपने तरीके से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। मेनिज्म क्या होता है, मेंस राइट मूवमेंट, जिसको हम MRM कहते थे। यह आंदोलन पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, जिसमें पारिवारिक कानूनों में पुरुषों के पक्ष में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य और पुरुषों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात की जाती है। और मैं ये कहूंगी कि हाँ, आज के टाइम में अगर थोड़ा सा बात करें ना तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि क्या क्या केसेस आ रहे हैं। मतलब आई जस्ट शॉक्ड जब हम अतुल सुभाष केस की हमने बात करी, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनकी वाइफ ने उनको प्रताड़ित किया।
वो भी हमने देखा। उसी तरफ अदर हैंड हमने ये भी केस देखा कि महिलाएं भी सुसाइड कर रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी मर रही हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आ जाते हैं, प्रताड़ित प्रताड़ना वाला केस हो गया। फिर हमने एक और केस देखा कि यहाँ पर जो मुस्कान वाला केस, जो मेरठ वाला केस था, हमने देखा कि उन्होंने अपने लवर के साथ मिलकर के अपने हस्बैंड की हत्या कर दी, उसको मार दिया, विच इज रियली शॉकेबल कि ऐसी चीजें अब होने लगी। उसी दिन एक और घटना आई जहाँ पर एक और उन्होंने मिलकर के अपने जो बॉयफ्रेंड थे, जो पति थे, उनको मार दिया। तो ये जो चीजें चल रही है ना आजकल समाज में, ये बहुत ज्यादा भयावह है, इसको हमें देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये जो चीजें पहले होती थी ना मर्डर करने वाली, पहले ये होता था कि लड़का लड़की के साथ मिलकर के अपनी वाइफ को मार रहा है। अब ये होने लगा है कि वाइफ जो है अपने लवर के साथ मिलकर के पति को मार रही है। तो बराबरी कुछ ज्यादा ही आती जा रही है, जो कि समाज में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि भाई क्या इतना आसान है। और अधिकतर जो हमें घटनाएं देखने को मिली हैं, मोस्टली आप देखोगे, चाहे वो श्रद्धा केस हो, काट के बॉडी में भर दिया गया, चाहे वो अदर केस हो, काट के फ्रिज में रख दिया गया 27। आई वाज लाइक कि बस यही हो रहा है, लोगों को काट करके कहीं भर करके रखा जा रहा है। तो क्या इसको लेकर के गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए भी, आसानी से ये जो टूल्स मिल जाते हैं लोगों को, नाइफ्स मिल जाती हैं, ये जो उपकरण संसाधन आसानी से मिल जाए, मुझे लगता है कि इसके लिए भी लाइसेंस अब रखवाना चाहिए लोगों के पास, जैसे गन के लिए होता है कि आप अगर ये वाली नाइफ लेके जा रहे हो तो भाई पहले सरकार से आप अप्रूव कराओ तब आपको ये नाइफ मिलेगी। क्योंकि इतना आसान है लोगों को मारना कि लोग काट करके बोरे में भर करके डाल देते हैं जा करके। हाँ, आजकल हम पुरुषों के मेंटल हेल्थ के बारे में कम बातें करते हैं, पहले ये चीजें उतना थी भी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो उसको लेकर के ये जरूरी है कि हाँ वाकई उनको लेकर के हम कुछ जो अच्छे कदम है उनको उठाया जाए। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ महिलाओं के अत्याचारों में कमी हो रही है, नहीं, अब महिलाओं की भी अत्याचार उतने लेवल पर है जितने धीरे धीरे पुरुषों के अत्याचार के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब वो क्या पैरेलल चल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अत्याचारों के मामले में हम दोनों ही बराबरी पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ये समूह महिला अधिकारों के आंदोलनों के विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भैया महिला के जो अधिकार है वो कुछ नहीं होते हैं, बट इस चीज का मैं विरोध करती हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं भी महिला हूँ। इस चीज का मैं समर्थन कर रही हूँ, पर मैं इसका विरोध कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में दोनों के अधिकार होने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ठीक है, और उनका मानना है कि पुरुषों के मुद्दे अक्सर हाशिए पर होते हैं, पुरुषों के मुद्दों के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है, पुरुषों के जो अधिकार है वो उनको नहीं दिए जाते हैं। सो ये गलत है। इंसेल की जो विचारधारा है वो क्या कहती है, देखिए, वे पुरुष होते हैं जो शारीरिक या सामाजिक कारणों से रिश्तों में सफल नहीं हो पाते हैं। इन समूह के सदस्य अक्सर महिलाओं को दोषी ठहराते हैं कि समाज में उन पर ध्यान नहीं देने के लिए आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसमें सिर्फ महिलाओं की ही गलती है और महिलाएं जो हैं वो समाज है उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही है, फलाना ये बातें कहती है। इंसेल समुदाय मानता है कि कई विषाक्त विषय जो विचारधारा है, यानी कि सबसे जो विषाक्त विचारधारा है महिलाओं के प्रति, वो इंसेल ग्रुप ही फैलाता है, जिसमें महिलाओं के प्रति हिंसा, नफरत की भावना उत्पन्न होती है, जो एक खतरनाक और विवादग्रस्त आंदोलन बन जाता है। और सबसे अभी तक हीनियस विचारधारा अगर इसमें किसी की है तो आपको देखने को मिलेगी इंसेल की है। आगे आते हैं, माचो अल्फा मेल, ये क्या हो जाता है। तो इस विचारधारा में पुरुषों को माचो या फिर शक्तिशाली होने का दबाव डाला जाता है, जो आजकल का टीन सीख रहा है सबसे ज्यादा, विच इज वर्ड कि भैया हमें अल्फा मेल बनना है, हमें माचो मैन बनना है। इवन दे डोंट नो द रियल डेफिनेशन ऑफ अल्फा मेल। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। इसमें जोर दिया इस बात पर दिया जाता है कि पुरुषों को अपने जीवन में ताकत, आत्मविश्वास, नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपने पुरुषत्व को सिद्ध करना चाहिए। एक लाइन कही जाती है, मर्द को दर्द नहीं होता, बट एक्चुअल में वो भी इंसान ही है। मर्द को दर्द होता है और मर्द के भी दिल होता है, मर्द भी रो सकता है। तो यहाँ पे पता है क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है मर्द सख्त होते हैं, वो किसी के सामने रोएंगे नहीं, उनका दिल जो है हार्ड है, वो किससे अभी महिलाओं के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे और ये सारी चीजें नहीं करेंगे। तो इससे पता है क्या उनमें जनरेट होता है, अगर हम इस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, ये हो जाता है कि वो अपनी समस्याएं किसी से शेयर ही नहीं कर पाते हैं। और जब ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं और ये उन पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल देती हैं, और ये जो विचारधारा है ये बहुत ही ज्यादा कई बार गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो अपनी चीजें नहीं बताएंगे। अगर वो परेशान है तो वो नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। ऐसा नहीं है, आप पुरुष हैं लेकिन उससे पहले आप इंसान हैं। मेरा ये मानना है कि मैं महिला हूं और आप पुरुष हैं, लेकिन हम दोनों में से पहले कि हम इंसान हैं और इंसान को इंसानियत दूसरे व्यक्ति से अवश्य दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये वही वाली चीजें हो जाती कि अगर हम इस विचारधारा के ऊपर आते हैं तो युवाओं में आप क्या देखोगे, मैं सख्त लौंडा हूं, मैं डर नहीं सकता, मैं, भाई सब हो सकता है,
एवरीथिंग, क्योंकि आप भी इंसान हो। आगे बात करते हैं, पिकअप आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है। ये देखो, इसको पीयूए आंदोलन का उद्देश्य पुरुषों को महिलाओं से आकर्षण पैदा करने और उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए तकनीकें सिखाता है। एंड ये कुछ अलग लेवल का है। अब अभी पीछे हमें क्या है, सख्त इंसान बनना सिखाया जा रहा था, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि कैसे हमें महिलाओं को लुभाना है, कैसे हमें महिलाओं से संवाद करना है, कैसे हमें महिलाओं को नियंत्रित करना है। ये टेक्निक इसमें सिखाई जा रही है, ठीक है। और ये भी युवाओं को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ये दो ही चीजें हैं, चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फॉलो करी जा रही हैं, जिसको लोग फॉलो कर रहा है हमारा टीन, आज का युवा, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। इसीलिए मैं इतना जोर दे करके बता रही हूँ कि वो इसको फॉलो करते हैं, तकनीक सीखते हैं वो इससे। इसमें पुरुषों को सेक्स और रिश्तों के मामले में अपनी भूमिका के बारे में सिखाया जाता है कि हमें डोमिनेट होना है इन द वुमेन्स, ठीक है। हालांकि ये आत्मविश्वास, नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके पुरुषत्व को सिद्ध करना चाहिए, ये सिखाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये आंदोलन आलोचकों का शिकार भी बना है, क्योंकि ये अक्सर महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति बताता है। और जब हम इस विचारधारा को फॉलो करेंगे, देन वी आइडेंटिफाई वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स वाई ये जो विचारधारा है, इसका क्या किया जाता है, आलोचना करी जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, ये एंड्रयू टेट, इनको मैंने खाली रखा है, ब्लैंक रखा है, और सबसे ज्यादा भारत में इनके समर्थक पाए जाते हैं। एंड्रयू टेट को अगर कोई भी सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा है इन दी ऑनलाइन और इनकी विचारधारा का पालन कर रहा है, विच इज इंडियन, विच इज यंग इंडियन, विच इज अवर यूथ, तो इनके बारे में आप ही सर्च करना जा करके देखना। मैंने आपको बता दिया, ये आज का आपका होमवर्क मान लो, ठीक है, कि एंड्रयू टेट कौन है, इनकी विचारधारा क्या है, और सबसे ज्यादा इनको फॉलो अप कौन करते हैं, हमारे इंडियन यंग जनरेशन जो है वो इनको फॉलो कर रहा है, सबसे ज्यादा हमारा यूथ फॉलो करता है, ठीक है। आगे आते हैं, मैनोस्फीयर के प्रभाव। ये क्या होते हैं, लड़कों और लड़कियों के बीच में एक गैप क्रिएट करने की बात करते हैं। ये बताते हैं कि हाँ, हम आपसे अलग हैं और आप हमसे अलग हो, हमारे बीच में ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जो अनकंपैरिजेबल वाली चीजें हैं उसको ये उत्पन्न कर देते हैं। ये समुदाय सकारात्मक बदलाव का कारण भी बन सकता है, जैसे कि पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में ध्यान केंद्रित करना। लेकिन कई बार इसमें कुछ समस्याएं और विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एक लाइन बताई ना, हाँ, ये अच्छा है कि पुरुषों की समस्याओं पर बात करनी चाहिए, उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, रिश्तों के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन वही सेम समुदाय में जो एक विचारधारा थी कि क्या महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होते, तो वो ऐसी चीज नहीं हो सकती है। जबकि ये एक, अगर हम इसको सही तरीके से देखें ना, मैंने जैसे हम सेम फेमिनिज्म की बात करूँ, अगर फेमिनिज्म को सही तरीके से डिफाइन किया जाए तो अच्छी चीज है। फेमिनिज्म का अर्थ फिर यहाँ पर ये हो जाता है ना, हमें कैपेबल बनना है, हमें अपने पैरों पे स्टैंड करना है, हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, ये सारे हमारे जो अधिकार है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता, अब मैं बहुत एक इतना सटीक एग्जाम्पल दूंगी ना, शायद आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो, कुछ ना कुछ अलग तरीके से फेमिनिज्म को अगर मैं कहूँ कई बार प्रेजेंट किया जाता है, तो इसी को लेकर के मेरे को एक एग्जाम्पल याद आया, चलो वो मैं बताती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना हमें बहुत अलग वे में देखनी होती हैं, और हम लोग उसको ना बहुत अलग तरीके से देख करके और पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके उसको फेमिनिज्म से जोड़ देते हैं जाकर के, जबकि वो फेमिनिज्म होता भी नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूँ, एज अ IAS एस्पिरेंट हम लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इंटरव्यू देने जा रहे तो वहाँ पर हमारा कुछ ड्रेस कोड है, वहाँ पर हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ओहदा है, कुछ पद है, उस तरीके से हमें वर्क करना है, राइट। तो अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अगर हम वहाँ पर वेल ड्रेस्ड नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आपको उस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, या फिर उसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप इंटरव्यू देने गए हो, आपकी कोई शर्ट की बटन ज़्यादा ओपन है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो अलग से बहुत ज़्यादा शो हो रही है, तो इंटरव्यूअर का ध्यान जाएगा, राइट। और कई बार वो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए भी होगा, सामने वाले इंसान के लिए होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई आप पुरुष हो तो इस वजह से आप शर्ट के ऊपर की 2 बटनें खोल सकते हो क्योंकि आप पुरुष हो, ठीक है, और आप इसको कह करके ऐसे कर दो कि यार मैं तो खोल सकता हूँ, इसमें क्या ही दिक्कत है। लेकिन वहाँ पर कुछ सामाजिक दायरा है, कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम वो काम करते हैं। अब वहीं अगर महिलाओं के लिए बात कर ली जाए, अब महिलाएं कहने लगी नहीं हमें तो अधिकार है, वो उसको उस चीज़ से जोड़ देंगे, ये तो मुझे अधिकार है। आपको अधिकार तो बहुत सारी चीज़ों का, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समाज में चीज़ें और संस्कृति जो हमारी चीज़ें वो भी मैटर करती हैं, राइट। अब जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो भी मैटर करती हैं, वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सो एक बार मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, द थिंग इज़ दैट, तो मेरे बगल में एक महिला खड़ी थी, ठीक है, और उनका कुछ
ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा शो हो रही थी और उनको लोग बार बार इसकी वजह से देख रहे थे। और वो मुझे भी पर्सनली मुझे लगा कि अगर लोग किसी लड़की को देख रहे हैं तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, राइट। तो मैंने हेल्प करने के जिस उद्देश्य से उनसे कह दिया कि एक्चुअली आपके बैक में ना कुछ बहुत ज्यादा शो हो रहा है कुछ, तो आप चाहें तो उसको अंदर कर सकते हो, जस्ट लाइक जो ब्रा स्ट्रैप हम पहनते हैं, तो वो ऐसा कुछ दिख रहा था और बहुत ज्यादा ओपन हो रहा था। तो मैंने बोला आप उसको ठीक कर सकते हो। तो उस महिला ने उस चीज को नहीं समझा कि मैंने उसको कहा क्यों। मैं ऐसा नहीं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट वो मुद्दा फेमिनिज्म का नहीं था जो उन्होंने जोड़ दिया उस समय। उन्होंने पता है मेरे से क्या बोला, उन्होंने बोला कि तो क्या आप ऐसे काम नहीं करती क्या, आपने इनर वियर्स नहीं पहने हुए हैं क्या, और अगर इनर वियर्स दिख रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने पहन रखे हैं, ये इसको इतना लोग बहुत अलग तरीके से क्यों देखते हैं, ये तो नॉर्मल है, ये तो मेंस भी पहनते हैं, वुमेन्स भी पहनते हैं, तो फिर उसको इस तरीके से क्यों देखा जाता है। हमें तो समाज में समानता की बात करनी चाहिए, आप पढ़ी लिखी होकर के ऐसी बातें कर रही हैं। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड, मैं समझ ही नहीं पाई कि ये फेमिनिज्म का मुद्दा है, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे तो लगा कि ये ड्रेसअप का मुद्दा हो जाता है। नॉर्मली हम समाज में, अब भाई सो के उठ के तुम बारात में चले जाओ और तुम्हें फिर लोग देखेंगे ही देखेंगे, फिर तुम कहोगे कि ये फेमिनिज्म है। आप कैसे भी ऐसे ही ड्रेसअप, आप फिर क्यों घर में जब आप शादियों में होते हो शादी टाइप के कपड़े क्यों पहनते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैसा ओकेजन है वहां पर, इसीलिए कहा गया है जैसा देश वैसा भेष। अभी मैं यहाँ पर अलग तरीके से ड्रेसअप होकर के आ जाऊं, बस इस प्लेटफॉर्म की एक अलग गरिमा है जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं मैं बाहर अगर निकल करके जा रही हूँ तो मेरी वजह से किसी को असहज महसूस ना हो, ये सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर चाहे मैं कैसे भी ड्रेसअप करके जा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मुझे उसमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये फेमिनिज्म का मुद्दा हो जाता है जो लोग कहा करते हैं। ये मैं जरूर मानती हूँ कि हाँ समानता होनी चाहिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि इसमें इस तरीके की जो हर एक चीज को है फेमिनिज्म से जोड़ देना चाहिए। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी हो जाता है। अब कोई इंटरव्यू देने गया है, वहां पर वो महिला बैठी हो, वो कहे कि भैया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो फेमिनिज्म को मानती हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊंगी तो मैं एकदम 1 पीस ड्रेस में आऊंगी या फिर मैं 2 पीस ड्रेस में आऊंगी। तो ये फेमिनिज्म का मुद्दा वहां पे दिखाने लायक है क्या? मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहां पर आप कहोगे मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, मैंने फेमिनिज्म पढ़ा है, अब मैं यहाँ पे ऐसे आऊंगी। सो दिस इज नॉट लाइक दैट। फेमिनिज्म को इतनी गलत तरीके से लोग डिस्क्राइब करते हैं, भाई मैं क्या ही बताऊं। खैर, बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना इस मुद्दे पर। विषाक्त पुरुष तत्व। मैनोस्फेयर में कुछ विचारधाराएं पुरुषों को अपनी भावनाओं को दबाने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये गलत है। जब पुरुषों को ये बताया जाता है कि तुम रो नहीं सकते, जब पुरुषों को ये बताया जाता है कि भाई तुम अपने विचारों को, तुम अपनी दिल की बातें नहीं कह सकते, तुम पहले लड़की को नहीं बोलोगे कि हम पसंद करते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुम क्या हो, पुरुष हो, तो इस तरीके से तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, तुम्हें लड़की के सामने झुकना नहीं है। खैर वो तो एक अलग चीज है, बट एक मैं बात बता रही हूँ कि जब ये बताया जाता है कि आप अपने इमोशंस, अपनी चीजें आप लोगों के सामने रो नहीं सकते हो बिकॉज आप सख्त हो, तो ये कई बार आपके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये गलत हो जाता है। महिलाओं के प्रति नफरत, कुछ ऐसी विचारधारा है जो महिलाओं को एकदम एनिमी बना देती है, महिलाओं के ऊपर कहती है कि आप जितना अत्याचार कर सको उतना सही है, उतना ही महिलाएं सही रहती हैं। तो ये है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है मैनोस्फेयर, और पुरुष बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। मैनोस्फेयर की आलोचना, विषाक्तता। कई लोग मानते हैं कि मैनोस्फेयर पुरुषों की मानसिकता को खराब करता है, मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है और समाज में जो विषमताएं हैं वो बढ़ा रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो मैनोस्फेयर एक बहुपक्षीय और जटिल स्थान है जिसमें विभिन्न विचारधाराएं मौजूद हैं। कुछ पुरुषों के अधिकारों के बारे में बात करती हैं, उस पर मुद्दा केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य विषाक्त विचारधाराएं फैलाती हैं जो समाज में असंतुलन और हिंसा को बढ़ावा देती है, सेम एज फेमिनिज्म। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि पुरुषों को एक सकारात्मक, सहायक और मानसिक रूप से स्वस्थ विचारधारा को समझना चाहिए, उससे परिचित होना चाहिए। और इस तरीके से जो आजकल बच्चे फॉलो अप कर रहे हैं, इनको जिनका भी मैंने नाम बताया था, उनके बारे में सर्च करके देखना, ना कि उस विचारधारा को आपको यहाँ पर समझना चाहिए, जिससे समाज में आपसी सहमति बने, ना कि यहाँ पर बीच में दरार पैदा हो। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी, ये था आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।